बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आई एम उस्मान हबीब। प्रीवियस लेक्चर में हम लोगों ने इस क्वेश्चंस के साथ उस लेक्चर को ख़त्म किया था कि कुछ मालिक्यूल के अंदर एटम्स के दरमियान बॉन्ड फॉर्मेशन को वीबीडी थ्योरी एक्सप्लेन नहीं कर सकती थी। तो एक रिवोल्यूशनरी आइडिया हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट पॉलिंग और स्लाटर ने प्रेजेंट किया। हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट जो है वो वीबीडी थ्योरी की लिमिटेशन को ख़त्म करने के लिए प्रेजेंट किया गया। कुछ मालिक्यूल ऐसे थे, जैसे हम लोग बात करते हैं CH4 की, मीथेन की बॉन्ड फॉर्मेशन की बात करते हैं तो कार्बन का एटॉमिक नंबर 6 होता है, 1s2 2s2 2p2। इट्स मीन कि S में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, P में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 1s2 K शेल में आता है और 2s2 2p2 L शेल में आता है। इसके L शेल में नंबर ऑफ अनपेयर इलेक्ट्रॉन 2 है। तो वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के मुताबिक इसको 2 बॉन्ड बनाने चाहिए, लेकिन एक्चुअली ये 4 बॉन्ड बनाता है। इस वजह से वैलेंस बॉन्ड थ्योरी इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसी तरह अगर हम लोग BeCl2 की बात करें, BeCl2 में सेंट्रल एटम बेरिलियम है जिसका एटॉमिक नंबर 4 होता है। इसका एटॉमिक नंबर अगर 4 है तो 1s2 2s2 2p0। इट्स मीन कि इसके वैलेंस शेल में कोई अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। जब इसके वैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन कोई भी नहीं है तो इसे बॉन्ड भी कोई नहीं बनाना चाहिए, लेकिन ये एक्चुअली 2 बॉन्ड बनाता है। इसलिए वीबीडी थ्योरी इसको भी एक्सप्लेन नहीं कर सकती। इसी तरह BH3 बोरान, BH3 बोरान का एटॉमिक नंबर होता है 9। तो इस 1s2 लिखेंगे, 2s2 लिखेंगे, 2p बोरान का एटॉमिक नंबर 5 होता है, 2 2 1। तो यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2। यहाँ पे इसके वैलेंस शेल में अनपेयर इलेक्ट्रॉन जो है p में वो 1 है। इसके वैलेंस शेल में अनपेयर की तादाद 1 है, तो इसका मतलब बोरान को 1 बॉन्ड बनाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली कितने बॉन्ड बनाता है, ये 3 बॉन्ड बनाता है। तो ये वीबीडी थ्योरी इसको एक्सप्लेन नहीं कर सकती। वीबीडी थ्योरी इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन नहीं कर सकती। तो फिर एक नया कॉन्सेप्ट पॉलिंग और स्लाटर ने प्रेजेंट किया था 1931 में, ताकि इन मॉलिक्यूल्स में भी बॉन्ड फॉर्मेशन को एक्सप्लेन किया जा सके। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट में अगर हम सबसे पहले हाइब्रिडाइजेशन को डिफाइन करें तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होती है। हाइब्रिडाइजेशन को हम लोग डिफाइन ऐसे करते हैं कि जब डिफरेंट शेप के, डिफरेंट एनर्जी के, डिफरेंट साइज के एटॉमिक ऑर्बिटल एक दूसरे के साथ मिलते हैं, कंबाइन होते हैं, तो कंबाइन होने के बाद वो सेम एनर्जी के, सेम शेप के, सेम साइज के उतनी ही तादाद में नए ऑर्बिटल बनाते हैं। उसे हम हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं। अब हाइब्रिडाइजेशन का जो कॉन्सेप्ट था, अगर हम CH4 में हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करवाएं तो CH4 यानी कार्बन 4 बॉन्ड कैसे बनाता है, इसको हाइब्रिडाइजेशन एक्सप्लेन करता है। हाइब्रिडाइजेशन में सबसे पहला पॉइंट ये बनाया गया कि अगर इसके 2s2 में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2, इसके 2p में कितने इलेक्ट्रॉन हैं, 2 इलेक्ट्रॉन हैं। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2, यहाँ पे लिखेंगे। तो हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट को जब हम लोग इंट्रोड्यूस करवाते हैं और उसके मुताबिक इस मॉलिक्यूल को एक्सप्लेन करते हैं, तो हाइब्रिडेशन के मुताबिक इस मॉलिक्यूल के अंदर जो ग्राउंड स्टेट है वहां पर इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड नहीं है। हाइब्रिडेशन में जब सोचा गया कि 4 बॉन्ड कैसे बन सकते हैं, 4 बॉन्ड बनने के लिए 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, तो फिर ये सोचा गया कि एक इलेक्ट्रॉन यहां से जंप करके यहां पे आएगा तो ये एक्साइटेड स्टेट में चला जाएगा। यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन
में से एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और यहाँ पर p में कितने इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन को एक्साइट क्यों करवाया, एनर्जी देकर। एनर्जी सिस्टम की भी हो सकती है या एनर्जी हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं। तो ये जो एनर्जी लेकर इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट से एक्साइटेड स्टेट में चला गया और 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ गए। तो 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन, ये बात क्लियर कर लेते हैं कि यहाँ पर 4 बॉन्ड बन सकते हैं। लेकिन जो नेक्स्ट प्रॉब्लम क्रिएट हुई वो क्या थी कि अब इस कार्बन के अंदर 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हैं। इन 4 अनपेयर इलेक्ट्रॉन के साथ हाइड्रोजन के 1s1 का एक हाइड्रोजन मिला लिया जाए। 1s1 इनके साथ मिलाएं, हाइड्रोजन का s का एक इलेक्ट्रॉन अगर इनके साथ मिलाते जाएं तो यहां पर जो ओवरलैप बनने जा रही है वो s और s के दरम्यान में है यहाँ पे, और यहाँ पर जो ओवरलैप है वो s और px के दरम्यान में है। यहाँ पर जो s और py के दरम्यान में है, यहाँ पे s और pz के दरम्यान में है ओवरलैप। इट्स मीन कि ये तीनों बॉन्ड सेम बनने चाहिए क्योंकि यहाँ पे ओवरलैप सेम है और यहाँ पे ये वाला बॉन्ड डिफरेंट बनना चाहिए। लेकिन एक्सपेरिमेंटली ये बात देखी गई है कि ये जो चारों बॉन्ड है इनकी बॉन्ड लेंथ सेम होती है। तो फिर हाइब्रिडाइजेशन के कॉन्सेप्ट के मुताबिक ये जो 4 कार्बन के ऑर्बिटल हैं s, px, py और pz, ये एक दूसरे के साथ मिक्स अप होते हैं। और जब मिक्स अप होते हैं क्योंकि इनकी एनर्जी भी डिफरेंट, इनकी एनर्जी भी डिफरेंट, इनका साइज भी डिफरेंट, इनकी शेप भी डिफरेंट, यानी s की शेप ऐसे होती है, px की शेप ऐसे होती है, py की शेप ऐसे होती है, pz की शेप ऐसे होती है, जिनमें एक इलेक्ट्रॉन मौजूद है। अब क्योंकि हम लोगों ने चारों बॉन्ड्स की बॉन्ड लेंथ को सेम बनाना है, बॉन्ड एनर्जी को सेम बनाना है, तो फिर हमें इन चारों को क्या करना होगा, मिक्स अप करना होगा। जब मिक्स अप करेंगे इन चारों को तो सेम एनर्जी के, सेम साइज के, सेम शेप के उतनी ही तादाद में नए ऑर्बिटल बनेंगे जिनको हम हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, जिनमें से हम उनको ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं 1 2 3 4। हर एक का नाम sp3 होगा, क्यों कि ये एक s और 3 p के मिक्स होने से बने हैं, इसलिए हर एक का नाम sp3 होगा और हर एक में एक इलेक्ट्रॉन होगा और इनको हम लोग हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। और हाइब्रिड ऑर्बिटल में जो एक इलेक्ट्रॉन है इनको पेयर अप करने के लिए हाइड्रोजन को अटैच करवाएंगे। यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इसको पेयर अप करेगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, इसको पेयर अप करेगा, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसको पेयर अप करेगा। और ये चारों बॉन्ड जो होंगे सेम बॉन्ड लेंथ के होंगे, इन चारों बॉन्ड की सेम बॉन्ड लेंथ होगी। ये सेम बॉन्ड लेंथ कैसे पॉसिबल हुई, ये सारे के सारे ऑर्बिटल की मिक्सिंग की वजह से पॉसिबल हुई। अगर ये सारे के सारे ऑर्बिटल मिक्स ना होते तो ये मुमकिन नहीं था कि इनकी बॉन्ड लेंथ क्या रहती, सेम रहती। और इन बॉन्ड्स के दरमियान में जो एंगल है वो 109.5 डिग्री का एंगल है और इसकी जो स्ट्रक्चर है वो टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनती है। तो इस मॉलिक्यूल को हाइब्रिडाइजेशन ही एक्सप्लेन कर पाया। इसी तरह BeCl2 का जो मॉलिक्यूल है वहां पर भी हम लोग यही बात करेंगे कि Be जो सेंट्रल एटम बेरिलियम है ये 2 बॉन्ड कैसे बना रहा है, हालांकि इसके पास कोई भी अनपेयर इलेक्ट्रॉन नहीं है। इस वजह से 2 इलेक्ट्रॉन बना रहा है क्योंकि इसके भी s में जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं p में कोई इलेक्ट्रॉन भी नहीं है, s में से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके p में जाएगा तो यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन बच जाएगा और यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी हो जाएगी, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन की तादाद 1 हो जाएगी। इसका मतलब s में भी एक इलेक्ट्रॉन, px में भी एक इलेक्ट्रॉन आ चुका है। अब इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन क्यों करवाई, क्योंकि जितने बॉन्ड बनाने हैं उतने अनपेयर लाने हैं। जब उतने अनपेयर लेके आएंगे तो इलेक्ट्रॉन की एक्साइटेशन सही पॉसिबल है। और इस s को इस px के साथ मिक्स क्यों कर रहे हैं, क्योंकि दोनों बॉन्ड की जो बॉन्ड लेंथ है वो सेम होगी। s और px की मिक्सिंग से नए कितने बनेंगे, नए जितने कंबाइन करेंगे उतने नए बनेंगे। तो यहाँ पर सेम एनर्जी के, सेम साइज के और सेम शेप के 2 न्यू ऑर्बिटल बनेंगे क्योंकि 2 मिक्सअप हुए हैं। एक का नाम भी sp2 होगा, दूसरे का नाम भी sp2 होगा।
इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन होगा। एक क्लोरीन अपना p ऑर्बिटल यहां से लेके आएगा, इसके साथ सिग्मा बॉन्ड बनाएगा, और एक p ऑर्बिटल यहां से आएगा और इसके साथ अपना सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। तो इसी तरह BeCl, एक Cl इस साइड पे, एक Cl इस साइड पे, यहाँ पे एंगल कितने का बनेगा, 180 डिग्री का एंगल बनेगा। तो हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट ने ये एक्सप्लेन किया कि बेरिलियम 2 बॉन्ड बना सकता है, जबकि वीबीडी कहती है कि बेरिलियम कोई बॉन्ड नहीं बना सकता। इसी तरह BH3, इस मॉलिक्यूल में भी ऐसे ही सबसे पहला स्टेप क्या है, हाइब्रिडाइजेशन को एक्सप्लेन करने के लिए एक्साइटेशन करवाना। दूसरा स्टेप क्या है, ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवाना, ऑर्बिटल की मिक्सिंग करवाना। इन दो स्टेप्स के बाद मॉलिक्यूल की एक प्रॉपर स्ट्रक्चर, प्रॉपर बॉन्ड लेंथ के साथ अपीयर हो सकती है। BH3 में भी S में 2 इलेक्ट्रॉन है, P में 1 इलेक्ट्रॉन है। इसे तो एक बॉन्ड बनाना चाहिए था, लेकिन ये 3 बॉन्ड कैसे बनाता है, यहां से एक इलेक्ट्रॉन जंप करके यहाँ पे आएगा, तो S में कितने इलेक्ट्रॉन बचेंगे, S में 1, P में कितने हो जाएंगे, P में 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। अब ये 3 बॉन्ड बना सकता है, लेकिन तीनों बॉन्ड सेम एनर्जी के, सेम बॉन्ड लेंथ के होंगे, तो इन ऑर्बिटल को आपस में मिक्स अप होना पड़ेगा। एक S, एक PX और एक PY, ये आपस में मिक्स होंगे, न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, जिनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे, क्योंकि वो आफ्टर मिक्सिंग बनेंगे, इसलिए उनको हाइब्रिड ऑर्बिटल कहेंगे। तो सेम एनर्जी के, सेम साइज के, सेम शेप के न्यू ऑर्बिटल बनेंगे, जिनके दरमियान एंगल 120 डिग्री का होगा। इसका नाम भी sp2 होगा, इसका नाम भी sp2 होगा, इसका नाम भी sp2 होगा। यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन थी, यहाँ पे sp हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पे sp2। तो इसके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास भी एक है, इसके पास भी एक है। यहाँ से 3 हाइड्रोजन आएंगे, इसके साथ एक मिलेगा, एक इसके साथ मिलेगा, एक इसके साथ मिलेगा, 120 डिग्री का एंगल होगा, ट्राइगोनल प्लेनर स्ट्रक्चर होगी इसकी। तो ये थी हाइब्रिडाइजेशन की 3 टाइप्स। पहली टाइप में एक S और 3 p एटॉमिक ऑर्बिटल मिल रहे हैं, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन। दूसरी हाइब्रिडाइजेशन में sp हाइब्रिडाइजेशन में एक S और एक p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होता है, और sp2 हाइब्रिडाइजेशन में एक S और 2 p एटॉमिक ऑर्बिटल आपस में मिक्स होते हैं। इसी तरह हाइब्रिडाइजेशन की और भी टाइप्स हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3d भी हो सकती है, sp3d2 भी हो सकती है, और sp3d3 भी हो सकती है। तो हाइब्रिडाइजेशन sp3d में एक S, 3p, px, py, pz और d ऑर्बिटल कंबाइन होगा, dxy होगा। इसी तरह sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन में एक S, एक px, एक py, एक pz एटॉमिक ऑर्बिटल प्लस 2d के एटॉमिक ऑर्बिटल dxy प्लस dzx। ये एटॉमिक ऑर्बिटल जब कंबाइन होंगे आपस में तो फिर हाइब्रिडाइजेशन। तो ये डिपेंड करता है कि मॉलिक्यूल कौन सा है। मॉलिक्यूल में सेंट्रल एटम के जो वैकेंट डी ऑर्बिटल है, क्या वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं या नहीं। अगर डी एटॉमिक ऑर्बिटल बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट कर रहे हैं तो इसका मतलब वहां पे हाइब्रिडाइजेशन में डी ऑर्बिटल भी इंक्लूड होगा। जैसे कि कुछ एग्जांपल्स हैं जिसमें डी एटॉमिक ऑर्बिटल को हम लोग एक्सप्लेन कर सकते हैं। डी एटॉमिक ऑर्बिटल इंक्लूड होगा कुछ टाइप्स में, जैसे sp3 d की बात करते हैं। हमारे पास एक मॉलिक्यूल है SF6। अब SF6 में सेंट्रल एटम सल्फर है, तो सल्फर का एटॉमिक नंबर कितना होता है, सल्फर का एटॉमिक नंबर 16। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगी, 1s2, 2s2, 2p6, 3s2, 3s2।
और 3p यहाँ पे लिखेंगे 4। इसके 16 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर। K शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं, L शेल में 8 इलेक्ट्रॉन हैं और L शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं। अब इसके वैलेंस शेल में 6 इलेक्ट्रॉन हैं और S में 2 इलेक्ट्रॉन हैं। P में इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन हैं, 1 2 3 4। और इसका जो D है, D तो एम्प्टी पड़ा हुआ है, उसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है। अब क्योंकि जब हम हाइब्रिडाइज, क्योंकि यहाँ पे जो सल्फर है वो फ्लोरीन के साथ 6 बॉन्ड बना रहा है, तो आपने अनपेयर की तादाद उतनी ही लेके आनी होती है जितनी उसमें बॉन्ड बनते हैं। तो 6 फ्लोरीन है तो हमें 6 अनपेयर इलेक्ट्रॉन यहाँ पे लेके आने हैं। तो इस S में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पे आएगा, P में से एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट करके यहाँ पे आएगा। तो जो इसकी एक्साइटेड स्टेट होगी उसमें एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन, सारे ऑर्बिटल में एक एक अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएगा। D में भी 2 अनपेयर इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे। तो अब यहाँ पर एक S, एक px, एक py, एक pz और dxy, ये होता है dx² y² और ये होता है dyz और ये होता है dxz और ये होता है dz²। तो यहाँ पे 2 एटॉमिक ऑर्बिटल कंबाइन होंगे इनके साथ, यानी ये है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, एक S मिक्स करेंगे, 3p मिक्स करेंगे और 2d मिक्स करेंगे, इसलिए इसको हम लोग sp3d हाइब्रिडाइजेशन बोलते हैं। जब हम लोग ऑर्बिटल की तादाद 6 लेते हैं तो न्यू एटॉमिक ऑर्बिटल जो हाइब्रिड होंगे वो कितने बनेंगे? वो भी 6 ही बनेंगे। जितने कंबाइन करेंगे उतने ही नए बनेंगे। तो वो कैसे होगा? SR6 में एक एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होगा, दूसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होगा, तीसरा एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे, फोर्थ एटॉमिक ऑर्बिटल ऐसे होगा। इसमें हाइब्रिडाइजेशन हम लिखेंगे sp3। इस एटॉमिक ऑर्बिटल का नाम भी, इस हाइब्रिड ऑर्बिटल का नाम sp3d होगा, इसका नाम भी sp3d होगा, इसका नाम भी sp3d, इसका नाम भी sp3d होगा। और एक ऑर्बिटल ऊपर बनेगा ऐसे और एक ऑर्बिटल नीचे बनेगा, इसका नाम भी sp3d और इसका नाम भी sp3d। अब यहाँ पे इसकी जो स्ट्रक्चर बनी वो कैसे बनी? इसकी जो स्ट्रक्चर बनी है वो स्क्वायर बाय पिरामिडल बनी है। स्क्वायर बाय पिरामिड, स्क्वायर बाय पिरामिड। एक पिरामिड ऊपर है, इसको हम लोग ऑक्टाहेड्रल कह सकते हैं। इस स्ट्रक्चर का नाम है ऑक्टाहेड्रल। ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर है ये। और इसमें बॉन्ड एंगल उसी तरह से 90 डिग्री का होगा। तमाम हाइब्रिड ऑर्बिटल के दरमियान में बॉन्ड एंगल 90 डिग्री का होगा। डियर स्टूडेंट्स, ये तो हाइब्रिडाइजेशन की डिफरेंट टाइप्स थी या उसका इंट्रोडक्शन था। अब हम लोग देखेंगे कि कौन सी ट्रिक्स हैं जिनकी मदद से हम लोग मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में भी और इनऑर्गेनिक कंपाउंड में भी देखेंगे कि कौन सी ट्रिक्स की मदद से हम लोग हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने के लिए अगर किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड में 4 सिग्मा बॉन्ड हुए तो वहां पे हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगी। अगर किसी कंपाउंड में एक पाई बॉन्ड होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो वहां पर हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। अगर 2 पाई बॉन्ड कहीं पे होंगे और 2 सिग्मा बॉन्ड होंगे तो हाइब्रिडाइजेशन sp होगी। ये सिंपल सी ट्रिक है ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन को फाइंड आउट करने की। हम लोग बहुत सारे मॉलिक्यूल्स लिखते हैं और इस ट्रिक का यूज करते हैं ताकि हमें पता चले, क्योंकि एमसीक्यूज में ज्यादातर मॉलिक्यूल दिए जाते हैं और पूछा जाता है कि इस मॉलिक्यूल में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो अल्केन की बात करते हैं, जैसे कार्बन है, कार्बन के साथ यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, फिर कार्बन है।
यहाँ पे एक हाइड्रोजन है, फिर डबल बॉन्ड है, फिर उसके साथ एक हाइड्रोजन यहाँ पे है, फिर कार्बन है, कार्बन के साथ ट्रिपल बॉन्ड अटैच हो चुका है, ट्रिपल बॉन्ड, फिर यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो एक हाइड्रोजन है। अब हमसे पूछा गया है कि कार्बन नंबर 1 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, कार्बन नंबर 2 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी और कार्बन नंबर 3 की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी। तो हम लोग इस ट्रिक का यूज करेंगे। कार्बन नंबर 1 के साथ सिग्मा बॉन्ड की तादाद कितनी है? 4। क्यों 4 है? क्योंकि दो एटम के दरम्यान में जो पहला बॉन्ड हमेशा बनता है वो सिग्मा बॉन्ड कहलाता है। तो सिग्मा बॉन्ड की तादाद यहाँ पे 4 है, तो पहले कार्बन में जो हाइब्रिडाइजेशन होगी वो sp3 होगी। इसी तरह कार्बन नंबर 2 में कौन सी हाइब्रिडाइजेशन होगी? कार्बन नंबर 2 के साथ 1 सिग्मा, 2 सिग्मा, 3 सिग्मा, 1 पाई। कार्बन नंबर 2 के साथ 1 पाई 3 सिग्मा है, तो ट्रिक के मुताबिक हाइब्रिडाइजेशन कौन सी होगी? हाइब्रिडाइजेशन sp2 होगी। फिर कार्बन नंबर 3 की बात करें तो कार्बन नंबर 3 के साथ कितने सिग्मा बॉन्ड अटैच हैं? 1 सिग्मा बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, 2 पाई बॉन्ड, 2 सिग्मा बॉन्ड, तो इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन होगी sp। इसी तरह बाद दफा हमें पूछा जाता है कि बेंजीन में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। तो बेंजीन के मॉलिक्यूल में हर एक कार्बनर पे कार्बन एटम होता है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन, यहाँ पे भी हाइड्रोजन लगाएंगे। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फार्मूला। अब इस कार्बन के ऊपर इस कार्बन और इस हाइड्रोजन के दरमियान में एक सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में फिर सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान में फिर सिग्मा बॉन्ड है, इस कार्बन और इस कार्बन के दरमियान एक पाई बॉन्ड भी है। इट्स मीन कि एक पाई बॉन्ड 3 सिग्मा बॉन्ड। हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो इट्स मीन कि बेंजीन के अंदर हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। बेंजीन के अंदर हर एक कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन sp2 होती है। इसी तरह कार्बोक्सिलिक एसिड का कंपाउंड ड्रा करता हूं मैं आपके सामने। कार्बन डबल बॉन्ड विद ऑक्सीजन, इस साइड पे भी हाइड्रोजन लगा देते हैं, इस साइड पे भी। ये फार्मिक एसिड है। इसमें इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इस कार्बन की हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी? इसके साथ एक सिग्मा, दूसरा सिग्मा, तीसरा सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड, तो हाइब्रिडाइजेशन कौन सी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो ज्यादातर हाइड्रोकार्बन जो होते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उनमें हम इस ट्रिक को यूज करके हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा? इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन फाइंड आउट करने का क्या मेथड होगा, ताकि हम लोग जल्दी से उस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन बता सकें कि इस कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन क्या है। क्योंकि एमसीक्यू सॉल्व करते वक्त हम लोग कम से कम टाइम में एमसीक्यूज को सॉल्व कर पाएंगे, तो तभी हम टाइम मैनेज कर सकते हैं। तो इन ऑर्गेनिक कंपाउंड में वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन सम टेक्निक यूज करते हैं। इस टेक्निक में हम लोग वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन काउंट करते हैं एटम्स की, और उनको प्लस करते हैं, जो नंबर आएगा फिर उससे कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक कंपाउंड है वाटर, कंपाउंड है NH3, कंपाउंड है H3O+1, फिर हमारे पास एक कंपाउंड है CO2, फिर कंपाउंड है PCl5, फिर कंपाउंड है PCl3। इन सारे इनऑर्गेनिक कंपाउंड में हाइब्रिडाइजेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का सम 8 तक हुआ, अगर वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन का सम 8 तक हुआ, तो उसको डिवाइड करेंगे 2 से, अगर 8 से वैलेंस शेल सम जो है 8 से ग्रेटर हुआ, तो फिर हम उसको डिवाइड करेंगे 8 से, यानी 8 से जितने ज्यादा होंगे इलेक्ट्रॉन उसको हम लोग डिवाइड करेंगे 8 से। अगर हम वाटर की बात करें तो वाटर में हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, 2 × 1 हो जाएगा।
और ऑक्सीजन के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 8, तो यहाँ पे आंसर लिखेंगे 8 + 2, यहाँ पे आंसर आएगा कितना 10। वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे टोटल आंसर कितना आ गया 10। अब हम क्या करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे कितने से, इसको डिवाइड करेंगे 8 से, तो आंसर कितना आ जाएगा यहाँ पे 8, यहाँ पे 10, तो 8 4 2 जार 8, 4 2 जार 8, 8 1 जार 8, यहाँ पे आंसर आएगा 1। फिर इसको डिवाइड करेंगे, मजीद 8 डिवाइड बाय 2 आएगा, इसको मजीद डिवाइड करेंगे, फिर 2 1 जार 2 आएगा इसका आंसर, इसको कैंसिल आउट करेंगे। अब इसी तरह आपके पास NH3 है, NH3 में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद कितनी है 7, वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन की तादाद 7 है। हाइड्रोजन के वैलेंस शेल में इलेक्ट्रॉन 3 है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3, 7 8 9 10, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 10। अब इस 10 को हम लोग अगर डिवाइड करते हैं 2 से, इसको 10 को डिवाइड करते हैं 2 से, तो 4 2 जार 8, यहाँ पे 8 आ जाएगा, फिर डिवाइड बाय 2 हो जाएगा, फिर हम इसको लिखेंगे 2 1 जार 2, तो इसको कैंसिल आउट करेंगे,